17 नवंबर 2021 दिल्ली गवर्नमेंट एक न्यू एक्साइज पॉलिसी लाती है, जहां एक ओर लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग इस पॉलिसी का जोरदार विरोध करते हैं। इस नए पॉलिसी को लाने का मकसद बताया जाता है शराब के ब्लैक मार्केट को खत्म करना, लिकर से आने वाले रेवेन्यू को इंक्रीज करना और कस्टमर एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर करना। कुछ हद तक ऐसा होता भी है। इस पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट 8,900 करोड़ रुपए अर्न करती है। इवन कस्टमर एक्सपीरियंस भी सुधरता है। जहां पहले लोग क्वार्टर पीते थे, अब वो हाफ पीने लगते हैं। क्वार्टर पीने वाला था, आज मैं हाफ पीने लगा हूं। जो पहले 1 बोतल पीते थे, अब वो 2 बोतल पीने लगते हैं। ये लो भाई साहब, जी मिल रही है। क्या ऑफर था? 150 का 2 है ये। गवर्नमेंट जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है, बट अचानक 18 जुलाई 2022 को दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम इस पॉलिसी को वापस ले रहे हैं। नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। अब आखिर ऐसा क्या होता है कि जिस पॉलिसी को मास्टर स्ट्रोक बताकर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे सिर्फ 8 महीनों के अंदर अंदर अचानक हटाना पड़ जाता है। जब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है तो आखिर इसे हटाना क्यों पड़ता है? बात यही तक नहीं रुकती। सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इसी पॉलिसी का हवाला देकर गिरफ्तार कर लेती है। वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। अब ये सारा कुछ लोगों के लिए काफी शॉकिंग होता है। जब तक लोग इस पूरे केस को समझ पाते, तब तक लोगों को एक और शौक लगता है। ईडी तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने पहुंचती है, और जो मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में गिरफ्तार थे, उन्हें ईडी भी एक बार फिर गिरफ्तार कर लेती है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, सीबीआई पहले ही गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश कर चुकी थी। बट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में अभी भी यही था कि आखिर सिसोदिया ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया? इस पॉलिसी को लाने में ऐसा कौन सा क्राइम हो गया कि डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करना पड़ गया? इनफैक्ट अब तो चीफ मिनिस्टर को भी डर लगने लग गया है कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार न कर लिया जाए। केजरीवाल का ये बयान है, हर दिन गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, शरीर गिरफ्तार कर लोगे, सोच नहीं। ये केजरीवाल ने कहा है। खैर, आगे जो कुछ भी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड केस को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर क्यों सीबीआई और ईडी जैसी संस्था ऑपोजिशन के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। क्या इन्होंने सच में कुछ गलत किया है या फिर इन्हें टारगेट किया जा रहा है? So AAP is claiming that Arvind Kejriwal can be arrested in the next 2 to 3 days. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की कानूनी मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। From work from home to work from jail. That's what the Aam Aadmi Party is saying, that if their chief of the party, Arvind Kejriwal, is arrested by the Enforcement Directorate in the liquor case. दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बड़ी आफत आन पड़ी है, क्योंकि ईडी ने उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। संजय सिंह की आवाज पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। No relief for Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh. सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट आखिर लिकर में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में जो लिकर सेल होता है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार उस पर टैक्स लगाती है। स्टेट जितना भी चाहती है अपने मन मुताबिक उस पर टैक्स इंपोज कर देती है। पीने वाले पीना छोड़ते नहीं और स्टेट गवर्नमेंट आसानी से पैसा बनाती है। एम गोविंदा राव, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन के फॉर्मर मेंबर हैं, उनका मानना है कि चाहे शराब का प्राइस जितना भी बढ़ा लो, लोग इसे कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे। एंड इसीलिए स्टेट्स के लिए लिकर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। 2022-23 में स्टेट्स के टोटल रेवेन्यू में प्रत्येक 7 रुपए में से 1 रुपए अल्कोहल पर लगे टैक्स से आया था। इनफैक्ट आरबीआई ने 2019-20 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेट्स के टोटल रेवेन्यू में लिकर से आया हुआ टैक्स सेकंड या फिर थर्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। यानी कि स्टेट्स के टोटल रेवेन्यू में जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटर थे, उनमें लिकर दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर था। लॉकडाउन के दौरान जब लिकर की दुकानें बंद थी, तो सिर्फ शराब की सेल ना होने की वजह से स्टेट्स को हर एक दिन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट लिकर में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। स्टेट्स के रेवेन्यू का एक मेजर पोर्शन अल्कोहल के सेल से आता है, और खास बात तो यह है कि सरकार को इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना भी नहीं पड़ता। पीने वाले पीते हैं और स्टेट्स इससे इजीली पैसा बनाती हैं। लिकर के सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग को लेकर सभी स्टेट्स की
की अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और इसीलिए एक ही शराब का आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया में कर्नाटक सबसे ज्यादा टैक्स इंपोज करने वाले स्टेट्स में से एक है। अब कर्नाटक में जिस बोतल पर टैक्स 83% है वहीं गोवा में यह टैक्स 49% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक बोतल जो गोवा में 100 रुपए की है वहीं कर्नाटक में 513 रुपए की है। इतना ह्यूज डिफरेंस। एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां शराब पीने वाली आबादी का परसेंटेज लगभग सबसे कम है, लेकिन वहीं शराब से रेवेन्यू जनरेट करने में उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट्स में शामिल है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां शराब पीने वाले आबादी का परसेंटेज लगभग सबसे ज्यादा है, लेकिन वहीं इनके टोटल टैक्स रेवेन्यू में शराब का कंट्रीब्यूशन मात्र 12% है। कहने का मतलब है कि सारा कुछ स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो शराब से कितना कमाना चाहती है। वो जितना भी कमाना चाहती है उस हिसाब से टैक्स लगाकर कमा लेती है। 2022-23 में टॉप स्टेट्स जिनके रेवेन्यू में अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है, अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो 1 नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे और चौथे नंबर पे पंजाब एंड वेस्ट बंगाल है और 5वें नंबर पे दिल्ली, जिसके टोटल टैक्स रेवेन्यू में लिक्कर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% का रहा है। ये नंबर सच में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार शायद इस नंबर को और भी बड़ा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू एक्साइज पॉलिसी। इस पॉलिसी को लाने के बाद अनुमान था कि जो पहले हर 7 रुपए में से 1 रुपए लिक्कर पर लगे टैक्स से आ रहा था, वहीं अब दिल्ली में हर 5 रुपए में से 1 रुपए लिक्कर पर लगे टैक्स से आएगा। आखिर ऐसा क्या खास था इस पॉलिसी में? पहले जो लीगल ड्रिंकिंग एज 25 ईयर्स की थी, यानी कि 25 साल से कम के लोगों का शराब पीना इलीगल था, वहीं इस पॉलिसी में इसे 25 साल से कम करके 21 साल कर दिया गया। इस पॉलिसी में दूसरा बड़ा चेंज था दिल्ली गवर्नमेंट का शराब के रिटेल बिजनेस से एग्जिट ले लेना। पुराने एक्साइज पॉलिसी में टोटल 864 लिक्कर स्टोर थे, जिसमें 475 गवर्नमेंट चलाती थी और बाकी के 389 प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते थे। बट न्यू एक्साइज पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इस बिजनेस से एग्जिट ले लिया और ये सारा लिक्कर स्टोर्स प्राइवेट वेंडर्स के लिए अवेलेबल कर दिया। दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड कर दिया गया और हर एक जोन में 27 लिक्कर की शॉप खुलनी थी। जो अगला बड़ा चेंज था वो ये कि जो लाइसेंस फी पहले 8 लाख रुपए थी उसे अब बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया। इनफैक्ट पहले जो ड्राई डे 21 दिन होती थी उसे अब घटाकर 3 दिन कर दिया गया। इस नए पॉलिसी में वेंडर्स का खूब ख्याल रखा गया। इन्हें कई सारी रियायतें दी गई, जैसे कि अब वेंडर्स आधी रात के बाद भी 3 बजे तक दुकान खुले रख सकते थे। इवन अब वेंडर्स शराब की होम डिलीवरी करने के लिए भी अलाउड थे। इस पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब शराब की प्राइस ये दुकानें तय कर सकती थी। अब शॉप्स कस्टमर को लुभाने के लिए हेवी डिस्काउंट भी दे सकती थी। नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ऐसा करने के लिए इनको पूरी छूट दे दी। गवर्नमेंट ने इस नए पॉलिसी को काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया। लोगों को इसकी काफी पॉजिटिव बातें बताई गई, जैसे कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली हर साल 3500 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इवन गवर्नमेंट ने बताया कि दिल्ली में 850 लीगल लिक्कर शॉप्स हैं, बट इसके बाद भी 2000 शॉप्स ऐसे भी हैं जो इलीगली ऑपरेट हो रही हैं, जो कि दिल्ली के लिए काफी नुकसानदायक है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल में 7 लाख इलीगल बॉटल्स और 1000 व्हीकल भी सीज किया जा चुका है। नई पॉलिसी आने के बाद ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये सेक्टर काफी अच्छे से ऑपरेट होगा। पर ये तो था एक्सपेक्टेशन, बट इन रियलिटी जैसे ये पॉलिसी लागू होता है कुछ लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका आरोप था कि कुछ लिक्कर शॉप्स उनके रेसिडेंशियल एरिया में खोली जा रही हैं, इवन स्कूल्स एंड रिलीजियस प्लेस पे भी खोली जा रही हैं। उनका मानना था कि ऐसा होना उनके बच्चों और महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शुरुआत था, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। 17 नवंबर 2021 को इस पॉलिसी को लागू किया गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी एलजी को एक रिपोर्ट भेजते हैं और यही वो रिपोर्ट था जिसने पूरे देश में भूचाल चला दिया। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में लिखा था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसी शराब कारोबारियों को अंदर ही अंदर बेनिफिट पहुंचाने का काम किया है और ये बेनिफिट पैसों के बदले दिया गया था। एंड इसी पैसे को आम आदमी पार्टी ने पंजाब के
इलेक्शन में यूज किया था। इस रिपोर्ट में ऐसे ही कई और सनसनीखेज एक्यूजेशन लगे थे, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने कोविड पैंडेमिक का हवाला देकर 144 करोड़ रुपए का लाइसेंस भी अंदर ही अंदर माफ कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पहले इंपोर्टेड शराब पर प्रत्येक बोतल पर 50 रुपए इंपोर्ट पास फी लगता था, लेकिन शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया ने इसे भी वेब्ड ऑफ कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो इन्हीं सारे मनमाने डिसीजंस की वजह से दिल्ली को 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा करने से आम आदमी पार्टी के नेताओं को काफी ज्यादा रिश्वत मिली, जिसका यूज पार्टी ने 2022 के गोवा और पंजाब इलेक्शन में यूज किया था। इनफैक्ट बीजेपी ने इससे रिलेटेड एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो भी रिलीज किया था, लेकिन अभी इस वीडियो पर ध्यान ना देते हुए हम ध्यान देते हैं इस चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट पर, क्योंकि यही वो रिपोर्ट है जिसकी वजह से आज भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स पर तलवार लटकी हुई है। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी एलजी को ये रिपोर्ट भेजते हैं और इसके कुछ ही दिनों बाद 22 जुलाई को इस मामले में एलजी सीबीआई जांच करने का आदेश देते हैं। जैसे ही सीबीआई जांच करने का आदेश दिया जाता है, मनीष सिसोदिया एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पॉलिसी को वापस ले लेते हैं, बट इसे खास कुछ फायदा होता नहीं है। अगले कुछ ही दिनों में 19 अगस्त को सीबीआई दिल्ली के 21 अलग अलग जगहों पर रेड करती है, जिसमें मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल होता है। जैसे जैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ाती है, इसमें कई और नए नाम जुड़ते जाते हैं। कई लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है, जिसमें एक नाम मनीष सिसोदिया का भी होता है। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, बट अभी भी खेल खत्म नहीं होता। पैसों का लेन देन का मामला हो तो ईडी कैसे पीछे रह सकती है। ईडी भी इस केस में शामिल हो जाती है और मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंच जाती है। और जो मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार थे, उन्हें जेल में ही ईडी भी गिरफ्तार कर लेती है। ईडी ने अपने चार्जशीट में बताया कि मनीष सिसोदिया ने कई सारे डिजिटल एविडेंस डिस्ट्रॉय किए हैं, उन्होंने कई सारे मोबाइल फोन्स को तोड़ा है। ईडी ने जांच में यह भी पाया कि इस स्कैम को अंजाम देने के लिए 34 लोगों ने मिलकर 140 मोबाइल फोन्स का यूज किया, जिसका प्राइस लगभग 1.2 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी स्कैम में 14 अलग अलग फोन्स यूज किए और 43 अलग अलग सिम कार्ड्स यूज किए। इन 43 सिम कार्ड्स में मनीष सिसोदिया के नाम पे मात्र 5 सिम कार्ड इशू थे, बाकी किसी और के नाम पे चल रहे थे। इंटरेस्टिंगली मोबाइल फोन्स का भी यही हाल था, सारे मोबाइल फोन्स किसी और के नाम पे लिए गए थे। हालांकि फोन डिस्ट्रॉय करने के एक्यूजेशन को आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने झूठ बताया, बट सीबीआई की माने तो कुछ ही दिनों बाद मनीष सिसोदिया ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 2 मोबाइल फोन्स को तोड़ा है। एंड जब सिसोदिया से तोड़े हुए फोन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि वो तोड़े हुए फोन्स कहाँ हैं। इनफैक्ट ईडी ने बताया कि पिछले 11 महीनों से सिसोदिया एक आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज कर रहे थे, पर जैसे ही एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया, सिसोदिया ने इस फोन को भी ठिकाने लगा दिया। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स जो फोन जब्त कर पाए, उन फोन्स के जांच में पता लगा कि जैसे ही एलजी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, उसके अगले दिन ही सिसोदिया ने व्हाट्सएप और सिग्नल रीइंस्टॉल किया था। सीबीआई और ईडी के इस जांच में आगे कई लोगों के नाम आते हैं और अभी लेटेस्ट नाम अरविंद केजरीवाल का है। ईडी केजरीवाल से पिछले कई महीनों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट केजरीवाल को अब ये डर है कि बाकी लोगों के जैसे ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। बट क्या ईडी के पास इतना पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर ले? इसका जवाब है यस, पावर है, और ये पावर देता है पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट अपने आप में ही काफी पावरफुल एक्ट है। इस एक्ट के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करती है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उसके स्टेटमेंट को उसके खिलाफ कोर्ट में यूज नहीं कर सकती। बट ईडी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएमएलए एक्ट ईडी को ये पावर देता है कि उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। सो अगर आप एक्यूज्ड हैं और ईडी आपसे पूछताछ कर रही है और अगर आपका जवाब अनसेटिस्फैक्ट्री है, देन वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ जा सकता है। दूसरी स्पेशलिटी इस एक्ट की ये है, जनरली जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसे एफआईआर की कॉपी देती है, बट ईडी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ईडी आपको अरेस्ट करती है तो एफआईआर जैसा कुछ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको अरेस्ट करने का रीजन बताकर आपको इजीली अरेस्ट कर सकती है, और ये बात अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं। अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं और पूछताछ में फंस जाते हैं, देन ईडी एफआईआर जैसा कुछ दिए बिना केवल रीजन बताकर उनको अरेस्ट कर सकती है। इतना पावरफुल एक्ट है ये। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया को भी इसी पीएमएलए एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया था। एंड इंटरेस्टिंगली अरविंद केजरीवाल को भी ईडी इसी पीएमएलए एक्ट के अंडर बार बार समन भेज रही है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ईडी को इतना ज्यादा पावर देना सही नहीं है,
ईडी इसका दुरुपयोग कर सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना होगा कि ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केस को हैंडल करती है, ना कि किसी और क्राइम केस को। और हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहा है, इसीलिए ईडी को इतना पावर देना बहुत जरूरी है। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जस्टिफाई किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग 2009 से 2018 के बीच 675 बिलियन डॉलर की हुई है, जो कि इंडिया के इकोनॉमी के लिए काफी नुकसानदायक है। एनीवे, आई होप अब गवर्नमेंट और इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको रोकने का काम करेगी। और मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने फेवरेट लीडर को ग्लोरीफाई करना छोड़ो और सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि इसी से हम अपने देश को एक डेवलप नेशन बना सकते हैं। खैर, मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी और बात करेंगे। अभी के लिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके होंगे। अगर मिल चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।